हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दृष्टि साइंस। तो आज हम DSSB TGT नेचुरल साइंस के जो क्वेश्चन हैं मेल एंड फीमेल शिफ्ट के, तो उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे काफ़ी सारे सोल्ड पेपर हैं हमारे पास इस PDF में। तो सबसे पहले 2021 में जो DSSB एग्ज़ाम हुआ था TGT नेचुरल साइंस फीमेल का, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखो उसके क्वेश्चंस दिए हुए हैं और ओनली साइंस जो पोर्शन है उसी के ही क्वेश्चन हैं, और ये भी बताया हुआ है कि ये कौन सा पेपर है और इसके हम साइंस के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, द वेव्स विद फ्रीक्वेंसी बिलो द ऑडिबल रेंज इज कॉल्ड। जिसकी ऑडिबल रेंज से बिलो फ्रीक्वेंसी है उस वेव को हम क्या बोलते हैं, इंफ्रासोनिक वाइब्रेशंस बोलते हैं। इंफ्रासोनिक वाइब्रेशन और स्ट्रेस वेव आर द वेव इन द इलास्टिक मीडिया having a frequency below those the sound wave that can be detected by human ear। तो जिनकी फ्रीक्वेंसी जो है 20 हर्ट्ज से नीचे की होती है उनको इंफ्रासोनिक वेव्स कहते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 से ज़्यादा की होती है उनको अल्ट्रासोनिक वेव्स बोलते हैं, ठीक है। और जो ह्यूमन के लिए ऑडिबल रेंज होती है वो होती है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच की जो रेंज है वो ऑडिबल रेंज होती है ह्यूमन बींग्स के लिए। हाइपर साउंड समटाइम कॉल्ड प्रेटियस साउंड्स और माइक्रो साउंड्स इज साउंड वेव ऑफ द फ्रीक्वेंसी ग्रेटर दैन 10⁻13 हर्ट्ज। तो जिनकी फ्रीक्वेंसी 10⁻13 से ज़्यादा है उनको हाइपर साउंड बोलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स इज़ यूज टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन द इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर जो फोर्स है उसको हमें डिटरमाइन करना है, तो उसके डायरेक्शन को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो फ्लेमिंग्स लेफ़्ट हैंड रूल से हम उसको डिटरमाइन करते हैं। फ्लेमिंग लेफ़्ट हैंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हम हमारे लेफ़्ट हैंड के थंब को और दो जो फिंगर्स हैं इनको हम परपेंडिकुलरली एक दूसरे के ऊपर करते हैं तो F जो है वो फोर्स को डिटरमाइन करेगा, यहाँ पे F फोर्स को दर्शाएगा। और उसके बाद जो लाइन है वो लाइन ऑफ फ्लक्स को, जो सेकंड हमारी फिंगर है ये लाइन ऑफ फ्लक्स को शो करेगी, और जो हमारा थंब है वो करंट को शो करेगा। तो ये हमारा फ्लेमिंग लेफ़्ट हैंड रूल है, और इससे हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर की जो डायरेक्शंस हैं उनको हम डिटरमाइन कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ए राइफल हैविंग मास 8 किलोग्राम फायर ए बुलेट एट द स्पीड ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे 300 मीटर पर सेकेंड है और 8 किलोग्राम उसका वेट है राइफल का, और राइफल रिकॉइल्स विद ए वेलोसिटी 1.5 मीटर पर सेकेंड, देन द फाइंड द मास ऑफ द बुलेट। और जो बुलेट उसमें से निकलती है उसकी स्पीड 1.5 मीटर पर सेकेंड है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसका मास डिटरमाइन करना है। तो यहाँ पे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को यूज़ करेंगे कि पहले जो लीनियर मोमेंटम था और बाद का जो लीनियर मोमेंटम है वो क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल होगा। तो यहाँ पे देखो राइफल का मास गुणा राइफल की जो वेलोसिटी है वो किसके बराबर होगी, मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। तो यहाँ पे मास ऑफ बुलेट हमें निकालना है, तो 8000, क्योंकि 8 किलोग्राम को हम ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, इंटू 1.5 क्या है राइफल की वेलोसिटी है, और डिवाइड में हम क्या करेंगे, जो हमारी बुलेट है उसकी वेलोसिटी 300 हो जाएगी, ठीक है। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 40 ग्राम जो है हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इफ़ वी हैंग ए बार मैग्नेट विद ए स्ट्रिंग देन इट विल ऑलवेज रेस्ट इन द डायरेक्शन। अगर हम एक किसी भी बार मैग्नेट को हैंग करते हैं तो वो कहाँ पे स्टॉप होती है, ऑलवेज डायरेक्शन उसकी क्या होगी, तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन उसकी होगी, क्योंकि एक फ्रीली सस्पेंडेड जो बार मैग्नेट होती है विल ऑलवेज रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। मैग्नेटिक नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ लाइज इन द जियोग्राफिकल साउथ डायरेक्शन। तो मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल होगा वो जियोग्राफिकली अगर हम देखें तो अर्थ के साउथ पोल की तरफ होगा, और जो साउथ पोल है वो अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करंट ऑफ 1.0 एम्पियर इज ड्राउन बाय ए फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 4th पार्ट ऑफ एन आवर, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो द सर्किट। तो यहाँ पे देखो हमारे पास फॉर्मूला होता है, जो चार्ज होता है वो करंट इनटू टाइम के बराबर होता है, और यहाँ पे करंट की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1 एम्पियर है, और अगर टाइम की बात करें तो इसको हम सेकेंड में लेंगे तो 1 घंटे में क्या हो जाएगी,
60 मिनट हो जाएंगे, ठीक है। और 60 मिनट में अगर हमें 1/4 पार्ट करना है तो 15 मिनट हो जाएंगी, और 15 मिनट में अगर हम बात करें तो 900 सेकंड हो जाएंगी। तो 1 को अगर हम 900 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 कूलम जो है ये हमारे चार्ज की वैल्यू आ जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू, इनमें से कौन से स्टेटमेंट ट्रू है? तो द इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आर लेस इन द लिक्विड एज कम्पेयर टू सॉलिड। तो यहाँ पे क्या है, ये हमारी ट्रू स्टेटमेंट है, लिक्विड में इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड। द शेप ऑफ द लिक्विड कैन बी इजिली चेंज्ड, तो ये भी क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ लिक्विड कैन बी इजिली चेंज, तो वॉल्यूम को हम चेंज नहीं कर सकते, लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, उसका फिक्स होता है, शेप उसकी चेंज हो जाती है। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट नहीं है। फोर्थ ऑप्शन, वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ लिक्विड इज नॉट सो ईजी टू चेंज, तो ये भी हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर बी, जिसमें 1, 2 और 4th स्टेटमेंट जो हैं ट्रू हैं, बाकी थर्ड स्टेटमेंट है इनकरेक्ट है। तो ये जो है 9th क्लास की बुक में हमें सॉलिड, लिक्विड, गैस इन सभी की कैरेक्टरिस्टिक वहाँ पे बताई हुई हैं, तो उसमें से दिया गया है। 7th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ प्रिंसिपल हैव बीन अप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट। जो हाइड्रोलिक वर्ड आ जाएगा वहाँ पे पास्कल लॉ ही यूज़ होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो हाइड्रोलिक लिफ्ट है उसमें कौन से लॉ का या प्रिंसिपल का यूज़ किया है? तो यहाँ पे पास्कल लॉ का यूज़ किया गया है। पास्कल लॉ क्या कहता है? हैज़ बीन अप्लाइड टू फॉर्म द प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट टू यूज टू raise the heavy loads. Pascal law is principle in the fluid mechanics given by the Blaise Pascal that states the pressure change at any point in confined incompressible fluid is transmitted throughout the fluid such as the same change occur everywhere। तो ये पास्कल लॉ की डेफिनेशन है यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट, इनमें से कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो देखो यहाँ पे बाकी सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं, लेकिन जो सी स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है। सी स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, देखो, डिवाइसेस लाइक इलेक्ट्रिक मोटर दैट वर्क ऑन डीसी आर स्ट्रोंगर देन दोज ऑफ यूज इन एसी। एसी क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट, और डीसी क्या होता है, डायरेक्ट करंट। तो जो भी हम यूज़ करते हैं एसी में वो हमारे स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे कि ट्रांसमीटर हो, जैसे कि ट्रांसपोर्ट होता है, तो ट्रांसपोर्ट में एसी यूज होता है। और जो हमारे घरों में हम यूज़ करते हैं, हमारे रेफ्रिजरेटर, बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट के लिए, तो वो एसी होता है। तो एसी के लिए जो यूज़ होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होते हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रोंगर होते हैं एज कम्पेयर टू डीसी। तो यहाँ पे सी स्टेटमेंट इसने इनकरेक्ट लिखी हुई है। 9th क्वेश्चन क्या है, वेव ऑफ द वेवलेंथ 0.50 सेंटीमीटर इज प्रोड्यूस्ड इन एयर एंड इट ट्रेवल एट ए स्पीड ऑफ 250 मीटर पर सेकेंड, व्हाट विल बी इट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड। तो इस साउंड की जो है फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ये हमें यहाँ पे बतानी है। तो देखो, ये फॉर्मूला है कि वेलोसिटी क्या होती है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ के बराबर होती है। तो फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो वेलोसिटी अपॉन में वेवलेंथ आ जाएगा। वेलोसिटी 250 है और वेवलेंथ 0.50 इंटू 10⁻⁻², क्योंकि ये सेंटीमीटर में दी हुई है और इसको हमें कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे इसको कैंसिल आउट करेंगे, टोटल कितना आ जाएगा, इसको सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट किया है वेवलेंथ को, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा, 50,000 हर्ट्ज जो है ये हमारा इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इफ़ ए बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन इट इज़ एट रेस्ट। कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती तो वो रेस्ट की पोजीशन पे है। तो ये न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, पहली स्टेटमेंट ट्रू है। सेकंड क्या है, देयर इज़ नो मीनिंग ऑफ द रेस्ट ऑफ मोशन विदाउट द वीवर। तो रेस्ट और मोशन का कोई मीनिंग ही नहीं है अगर कोई वीवर वहाँ पे नहीं है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हैं, ट्रू स्टेटमेंट हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्ट और मोशन कैन बी एक्सप्लेन बाय एन एग्जाम्पल। इसने एक एग्जाम्पल लिया है, राम का एग्जाम्पल लिया है कि अगर राम क्या है, किसी भी मूविंग ट्रेन के अंदर है तो वो क्या होगा कि जो आउटसाइड स्टैंडिंग जो पर्सन है ट्रेन के अंदर, वो उसको क्या करेगा, एज द ट्रेन मूव्स हिज पोजीशन चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू मैन आउटसाइड। तो बाहर जो आदमी खड़ा है उसके रिस्पेक्ट में ट्रेन क्या करती है, अपने पोजीशन को चेंज करती है। तो हेयर द पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज मैन सिटिंग आउटसाइड। तो वहाँ पे
पॉइंट ऑफ रेफरेंस है वो क्या है, मैन सिटिंग आउटसाइड, उसके रिस्पेक्ट में वो ट्रेन क्या कर रही है, अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, तो उसको हम मोशन में बोलेंगे। तो राम इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू, लेकिन राम जो ट्रेन के अंदर खड़ा है वो ट्रेन के रिस्पेक्ट में वो रेस्ट के पोजीशन पे है, क्योंकि वो उसके साथ साथ ही मूव्स कर रहा है, तो वो जहाँ पे है उसके रिस्पेक्ट में ट्रेन की पोजीशन वहीं है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, ट्रू हैं। तो अभी हम यहाँ इसमें 10 क्वेश्चंस को ही डिस्कस करते हैं, बाकी का क्वेश्चन हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दृष्टि साइंस। तो DSSB TGT साइंस की सीरीज़ हमने स्टार्ट कर रखी है। 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे, इससे आगे वाले क्वेश्चन अभी हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है, यहाँ पे क्या बोला गया है, देखो, एन ऑप्टिकल फाइबर इज़ ए वेरी थिन फाइबर मेड अप ऑफ। तो यहाँ पे हमें बताना है कि जो ऑप्टिकल फाइबर होती हैं वो किससे मिलके बनी हुई होती हैं। तो इसके लिए ग्लास और प्लास्टिक दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो, एन ऑप्टिकल फाइबर केबल एक्ट एज द ट्रांसमिशन ऑफ द मीडियम इन द ऑप्टिकल कम्युनिकेशन विच इज़ मेड अप ऑफ ग्लास एंड प्लास्टिक मटेरियल। जो ऑप्टिकल फाइबर होते हैं, जो हमारे टेलीफोन होते हैं, कनेक्टेड वायर वाले जो टेलीफोन होते हैं, उनके अंदर जो वायर्स होती हैं वो ऑप्टिकल फाइबर से मिलके बनी हुई होती हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर इज़ ए वेरी थिन फाइबर, और वो जो फाइबर है वो हमें लगता है कि वो ग्लास से मिलके बना होगा, लेकिन वो ग्लास और प्लास्टिक दोनों से मिलके बनता है। तो ऑप्शन जो है बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। आगे जो है क्वेश्चन नंबर 12, इसमें क्या पूछा गया है, देखो, फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, मान लो ए से शुरू करता है कोई भी ऑब्जेक्ट और बी तक यहाँ पर चलता है, तो स्ट्रेट लाइन में अगर इसने मूव किया है, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि इसके लिए जो डिस्टेंस होगा और डिस्प्लेसमेंट होगा वो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है किसी भी 2 पॉइंट के बीच में। अगर ये ऑब्जेक्ट ऐसे मूव करता किसी अदर मोशन के अंदर, तो यहाँ पे इसका जो है डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हो जाता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो इसका क्या होता, कम होता, लेकिन डिस्टेंस इसका ज़्यादा होता। लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो मिनिमम डिस्टेंस भी यही है, तो डिस्प्लेसमेंट भी यही है इसका। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो ट्रैवल किए हैं वो दोनों क्या होते, इक्वल होते। यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन में भी देख लेते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट मींस द अमाउंट ऑफ टोटल मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट। डिस्टेंस का क्या हो जाएगा, टोटल मूवमेंट, उसने कहाँ से कहाँ पर गया है। मान लो अदर रास्ते से एक ए से बी के ऊपर वो पहुँचा है, तो इसके लिए जितना उसने दूरी तय की है वो उसका डिस्टेंस होगा। व्हाइल द डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द initial to final position of the object, that is direction of moving of object play a great role in the displacement. Therefore, for an object moving along a straight line without changing its direction, then the distance travel of an object equal to displacement of the object. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि दोनों ही इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, डायमेंशन ऑफ द स्पीड। तो अब हमें पता है कि देखो स्पीड क्या होती है, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम के बराबर होती है, ठीक है। और डिस्टेंस को हम किस में मेज़र करते हैं, डिस्टेंस एक तरीके से लेंथ हो गई तो इसको एल से डिनोट करेंगे और टाइम को हम टी से डिनोट करेंगे। तो जो हमारा डायमेंशन होता है उसमें हम एम एल टी तीनों को लिखते हैं। तो यहाँ पे एम हमारा 0 है, एल क्या है 1 है, और टाइम देखो नीचे था तो ऊपर जाके ये पर यूनिट हो जाता है। तो यहाँ पे M1 M0 L1 और T-1 ये क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो LT-1 ऑप्शन ए में यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, 14th नंबर क्या है, हु ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस्ड बैरोमीटर। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमें बुकों में नहीं मिलते। वैसे तो ये बेसिक क्वेश्चंस हैं बाकी सारे, लेकिन ये जो है ये आप देख सकते हो ये आपको नॉर्मल बुकों में नहीं मिलेगा जो NCERTs हैं। तो यहाँ पे कम्प्लीटली ये पूछा गया है कि बैरोमीटर इसका इन्वेंशन किसने किया। तो जितने भी डिवाइसेस हैं उनका इन्वेंशन देख लेना है कि किसके द्वारा किए गए हैं। तो यहाँ पे बैरोमीटर का जो इन्वेंशन है वो टॉर्सली के द्वारा किया गया। तो इवान गिलेट्स्टा टॉर्सली इन्वेंटेड बैरोमीटर
एंड इट वाज इन्वेंटेड इन 1644। तो 1644 में जो है इसका इन्वेंशन हो गया था। इट इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यूज्ड स्पेशली इन फोरकास्टिंग द वेदर एंड डिटरमाइनिंग एल्टीट्यूड। तो जो ये बैरोमीटर नाम का डिवाइस है ये क्या काम करता है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करता है और स्पेशली इन फोरकास्टिंग द वेदर एंड डिटरमाइनिंग एल्टीट्यूड, और एल्टीट्यूड को डिटरमाइन करता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, क्या पूछा गया है देखो इसमें, हाउ मच टाइम विल बी टेक ए 4 किलोवाट इमर्जन रोड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर। यहाँ पे 1 लीटर ऑफ वाटर है और उसका टेम्परेचर हमें 30 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस हमें उसका इंक्रीज़ करना है। और यहाँ पे स्पेसिफिक हीट की वैल्यू दी गई है 4.18 इंटू 10⁻³ जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस, और जो पावर है वो 4 किलोवाट दी हुई है। तो देखो हमारे पास पावर है तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इंटू टाइम, और एनर्जी को हम m इंटू सी इंटू डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर और ये इसकी स्पेसिफिक हीट हो गई और ये उसका मास हो गया। तो इन तीनों के प्रोडक्ट को भी हम एनर्जी के फॉर्म में लिखते हैं और ये किसके बराबर होता है, पावर इंटू टाइम के बराबर होता है। तो यहाँ से हमें टाइम पूछा है तो टाइम अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो m इंटू सी इंटू डेल्टा टी अपॉन यहाँ से p हो जाएगा। तो सबकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे, m जो है यहाँ पे 1 है क्योंकि 1 लीटर वाटर हमें यहाँ पे लेना है, और C जो है इसकी स्पेसिफिक हीट है, C की वैल्यू 4.18 इंटू 10⁻³ दी हुई है, और यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर जो है वो 60 - 30 अगर हम करेंगे तो 30 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। वह सब की वैल्यूज़ को पुट करेंगे और इसको 4 इंटू 10⁻³ से डिवाइड करेंगे तो हमें 31.35 सेकेंड जो है इसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, द कर्वेचर ऑफ द लेंस ऑफ एन आई इज़ अल्टर्ड बाई। जो हमारी आँख है उसका कर्वेचर किसके द्वारा अल्टर्ड होता है, चेंज होता है, और यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 सिलेरी मसल्स। तो सिलेरी मसल्स इज़ एन इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ द आई फॉर्म्ड एज ए रिंग ऑफ स्मूथ मसल्स इन द आई मिडल लेयर। ये हमारी मिडल लेयर, आई की मिडल लेयर के अंदर प्रेजेंट होती है और ये कंट्रोल करती है अकोमोडेशन फॉर द वीविंग ऑब्जेक्ट एंड वेरिंग डिस्टेंस एंड रेगुलेट द फ्लो ऑफ द एक्वस हार्मर इन द सेलम्स कैनल। तो यहाँ पे ये क्या है कि सिलेरी मसल्स जो है ये हमारे कर्वेचर को, लेंस के कर्वेचर को कंट्रोल करती है, हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है देखो यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इन द केस ऑफ लाइट रे रिफ्लेक्टेड बाय द स्मूथ सरफेस। हमारे पास कोई स्मूथ सरफेस है और वहाँ से कोई लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही है, तो कौन से लॉज हैं जो इसको ओबे करते हैं। तो सबसे पहला देखो, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे आर नॉट कोप्लेनर, तो ये नहीं होता, ये प्लेनर में होते हैं, ठीक है, और इसने नॉट कोप्लेनर लिखा हुआ है। थर्ड पॉइंट क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टेड सरफेस एट ए पॉइंट ऑफ इंसिडेंट आर कोप्लेनर, तो ये भी क्या है, ट्रू है। तो ऑप्शन 1 एंड 3 दोनों ही यहाँ पे क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द रिफ्लेक्शन सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, मतलब सारे के सारे क्या होते हैं, कोप्लेनर होते हैं। तो ऑप्शन 1 और 3 दोनों करेक्ट हैं जो कि ऑप्शन ए के अंदर दिए हुए हैं। सन रेडिएट अबाउट ब्लैंक जूल ऑफ एनर्जी एवरी सेकेंड, हर एक सेकेंड में कितनी एनर्जी को एमिट कर देता है सन। तो ये भी हमें एनसीईआरटी की बुकों में नहीं मिलेगा क्वेश्चन, तो ये प्रीवियस ईयर पेपर से ही काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं वो क्लियर होते हैं, तो प्रीवियस ईयर हमें ज़रूर करने चाहिए। क्या है देखो, सन रेडिएट अबाउट ब्लैंक जूल ऑफ एनर्जी एवरी सेकेंड, हर एक सेकेंड में कितनी जूल एनर्जी को रेडिएट कर देता है, तो 3.92 इंटू 10⁻26, तो 3.92 इंटू 10⁻26 ऑप्शन नंबर सी इसके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा। हर सेकंड में इतनी जूल एनर्जी को रेडिएट कर देता है सन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द क्रिटिकल एंगल ऑफ मीडियम
फॉर द लाइट गोइंग फ्रॉम ए मीडियम टू एयर, किसी भी मीडियम से एयर में जा रही है तो वहाँ पे हमें क्या बताना है, क्रिटिकल एंगल बताना है। तो देखो साइन थीटा जो होता है वो मीडियम 2 के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय मीडियम 1 के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसके रेशियो के बराबर होता है। अगर यहाँ पे हम थीटा को क्रिटिकल एंगल साइन थीटा सी से रिप्रेजेंट कर दें और μ2 की वैल्यू 1 दी हुई है और म्यू जो मीडियम के अंदर है उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दिया हुआ है, तो थीटा सी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, साइन इनवर्स 1/u के बराबर आ जाएगी। तो ये हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। इसके लिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 जो है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंसेज। पावर ऑफ लेंस के लिए यूनिट क्या होती है, तो पावर ऑफ लेंस के लिए यूनिट जो होती है वो डायप्टर होती है और 1 डायप्टर जो है वो पर मीटर के बराबर होती है, मतलब डायप्टर बराबर है मीटर इनवर्स। तो यहाँ पे मीटर इनवर्स लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर डी में, ये क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्या होती है पावर ऑफ लेंस, द एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज ए बीम ऑफ लाइट ray is expressed in the term of its power and it's defined as the reciprocal of its length in meter। तो पावर क्या होती है, फोकल लेंथ की इनवर्स के बराबर होती है और जो फोकल लेंथ है उसको हमें मीटर में लेना है न कि सेंटीमीटर में। तो 1 डायप्टर जो है वो 1 पर मीटर के बराबर होती है। तो ये हमारी पावर ऑफ लेंस के लिए यूनिट है। तो ये हमने इस डिसिप्लिन के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। आगे के हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दृष्टि साइंस। तो आज हम अपने DSSB TGT साइंस के क्वेश्चंस की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। एक जो फर्स्ट 20 क्वेश्चन का पोर्शन था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, अभी हम सेकंड पोर्शन पे हैं। तो क्या है इसमें, पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस मेक्स 75% ऑफ बायोगैस। तो कौन सी गैस ऐसी है जो कि 75% बायोगैस में प्रेजेंट है। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मीथेन। बायोगैस ऑल्सो नोन एज गोबर गैस, जो हम जो गांव में बनाते हैं ना, तो वो एक तरीके से क्या होती है, गोबर गैस होती है। इज़ वन ऑफ द नेचुरल रीन्यूएबल रिसोर्सेज। द मेजर कंपोनेंट ऑफ द बायोगैस इज मीथेन एज इट कंटेन्ड अप टू 75% ऑफ मीथेन गैस। तो इसके अंदर 75% अमाउंट में मीथेन होती है। अगर अदर कंपाउंड पूछे जाएं तो मीथेन के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड होती है 15 से लेके 50% तक, और नाइट्रोजन होती है 0 से 10% और हीलियम होती है 0 से 1%, यानी कि सबसे कम अमाउंट में हीलियम प्रेजेंट होती है। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ये बतानी है। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट फ्यूल प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द लेफ्ट ओवर फूड प्रोडक्ट लाइक वेजिटेबल ऑयल एंड द एनिमल फैट्स। ये हमें बायोफ्यूल्स के बारे में बताना है कि बायोफ्यूल्स क्या होते हैं। तो सेकंड क्या है हमारे पास कि इट कैन बी मेड व्हेन लार्ज अमाउंट ऑफ द क्रॉप्स हाई in the sugar or starch contain are grown and then fermented with yeast to produce the ethyl alcohol और इथेनॉल। तो दोनों ही यहाँ पे क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, हमें इनकरेक्ट बतानी थी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि देखो फ्यूल इज एनी मटेरियल दैट कैन बी मेड टू रिएक्ट विद अदर सब्सटेंस सो एज टू रिलीज एनर्जी एज थर्मल एनर्जी। फ्यूल क्या है, एक ऐसा मटेरियल है जो कि दूसरे सब्सटेंसेस के साथ रिएक्ट करता है और एनर्जी को रिलीज करता है। बायोफ्यूल्स इज एन inexhaustible biodegradable fuel or manufactured from the biomass. It is an important fuel produced from the leftover food like vegetable oil, animal fat. It can be made when large amount of the crops high in sugar or starch contain are grown and then fermented with the yeast to produce ethyl alcohol and ethanol। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इनमें से कौन सा ट्रू है। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द लिक्विड इज हायर देन दैट ऑफ सॉलिड। तो यहाँ पे ये ट्रू स्टेटमेंट है कि लिक्विड का डिफ्यूजन ज़्यादा होता है सॉलिड से। गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल, क्योंकि जितना ज़्यादा पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस होगा उतनी ही ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी होगी। तो गैसेज जो होते हैं वो हाई कंप्रेसिबल होते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड और लिक्विड। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में यही बताया गया है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज हायर देन
than that of solid. This is due to the fact that particles in the liquid state move freely and have greater space between each other and the particles in the solid state, and hence स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. स्टेटमेंट 2 के लिए क्या बताया गया है, गैसेज आर कंप्रेसिबल, सॉलिड इनकम्प्रेसिबल होते हैं बिकॉज देयर इंटरमोलिकुलर स्पेस इज लार्ज, वेयर इज लिक्विड आर नॉट कंप्रेसिबल बिकॉज देयर इंटरमोलिकुलर स्पेस इज स्मॉल. हेंस स्टेटमेंट जो 2 है वो भी क्या है, करेक्ट है. In 1961, for a universally accepted atomic mass unit, blank isotope was chosen as a standard reference for measuring the atomic mass. Atomic mass को measure करने के लिए कौन सा जो आइसोटोप है वो चूज़ किया गया था, तो कार्बन 12 को चूज़ किया गया था. आपने देखा होगा कि जो जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं उन सभी का मास जो है वो कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में दिया गया है. 1 एटॉमिक मास यूनिट की डेफिनेशन हम देखते हैं तो वहाँ पे 1/12 ऑफ कार्बन के बराबर होती है 1 एटॉमिक मास यूनिट. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 1 एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज द 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम बिकॉज कार्बन 12 इज चूजन एज ए स्टैंडर्ड एटम. यहाँ पे इसको स्टैंडर्ड एटम माना गया था. दिस इज बिकॉज इट हैज़ इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. क्यों लिया गया था, क्योंकि इसमें इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं एंड कंस्टिट्यूएंट मोस्ट ऑफ मैटर, और जितने भी मैटर हमारे सराउंडिंग में हैं उनमें मोस्टली जो है कार्बन प्रेजेंट है. तो द मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप ऑफ द कार्बन इज कार्बन 12 और ये जो है 1961 में किया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉमनली यूज्ड यूनिट पावर हॉर्स पावर इज इक्वल टू. तो 1 हॉर्स पावर जो होता है वो 746 वोट के बराबर होता है. तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. क्या एक्सप्लेनेशन है, हॉर्स पावर क्या होता है, देखो हॉर्स पावर इज ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ पावर ऑफ or the rate at which work is done, usually in reference to the output of engines or motors. There are many different standard type of horsepower. Two common types being used today in the mechanical, imperial and metric horsepower. तो यहाँ पे देखो इसके बारे में बताया गया है कि एक किसके इक्वल होता है, मेनली हमें ये लर्न करना है. तो 746 वोट के बराबर होता है, ठीक है. और अगर हम बात करें मैकेनिकल हॉर्स पावर, वो उसके अंदर 746 वोट होते हैं. और अगर हम मेट्रिक हॉर्स पावर की बात करें तो उसमें 736 वोट होते हैं अप्रोक्सीमेटली, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ एटम कंस्टिट्यूटिंग ए मोलिक्यूल इज नोन एज इट्स एटोमिसिटी. ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. एटोमिसिटी क्या होती है, देखो जैसे हमारे पास कोई भी मोलिक्यूल है तो उसमें कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट हैं वो उसकी एटोमिसिटी होगा. मान लिया हमें CO2 की निकालनी है तो CO2 के अंदर 1 कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, तो इसकी एटोमिसिटी 3 होगी. तो नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होते हैं किसी भी मोलिक्यूल के अंदर वो उसकी एटोमिसिटी होती है. इसकी डेफिनेशन में देख सकते हैं एटोमिसिटी इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मोलिक्यूल. नंबर ऑफ एटम इन द मोलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट्री सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स एटोमिसिटी. एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे CO2 के अंदर अगर हम देखें 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन एटम है तो इसकी एटोमिसिटी 3 है. फॉर जनरेटिंग विंड एनर्जी द विंड स्पीड शुड बी हायर देन ब्लैंक टू मेंटेन द रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ द टर्बाइन. तो ये जो है ये हमारा 9th क्लास की हूबहू उठा के लिया गया है बुक से, जो NCERT की बुक है, कि विंड की स्पीड कितनी होनी चाहिए अगर हमें वहाँ पे जो है विंड एनर्जी जनरेट करनी है. तो इसके लिए जो है मिनिमम उसकी 15 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अगर विंड वहाँ पे फ्लो कर रही है तो ही वहाँ पे हम विंड एनर्जी को जनरेट कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे. तो डी ऑप्शन करेक्ट है. क्या एक्सप्लेन किया गया है, स्पीड ऑफ द विंड इज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट इन द रोटेटिंग द टर्बाइन इन विंड मिल फॉर जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी. विंड मिल कैन नॉट बी सेटअप everywhere, it can be only set up in the highly windy area or where the minimum wind speed is of 15 km per hour. Next question है it was found that law of octave was applicable only up to. जो law of octave था वो एक तो न्यूलैंड्स के द्वारा दिया गया था और ये कहाँ तक एप्लीकेबल था, ये कैल्शियम तक एप्लीकेबल था, ठीक है. कैल्शियम एटॉमिक नंबर कितना होता है, 20 होता है. तो 20 तक ही ये लॉ एप्लीकेबल था, इससे आगे ये एप्लीकेबल नहीं हुआ. तो क्या एक्सप्लेनेशन है, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव वाज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम. Newland's table was drawn by John Newland in 1866. Newland's law of octave asserts
that when element are grouped in increasing atomic mass, the characteristics ऑफ द 8 एलिमेंट आर द सेम। जो 8th एलिमेंट आता था उसकी कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर टू फर्स्ट एलिमेंट थी। तो ये न्यूलैंड्स के द्वारा दिया गया था और 1866 में दिया गया था। ठीक है, तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव था ओनली अप्लाइड विद द लाइटर एनिमल, केवल लाइटर एनिमल्स के ऊपर, एलिमेंट के ऊपर ही एप्लीकेबल था। और द एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट विद हायर एटॉमिक मास कुड नॉट बी अकोमोडेट इन ऑक्टेव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन एंड स्टेटेड बाय प्राउस्ट। तो जोसेफ प्राउस्ट नाम के साइंटिस्ट थे और उन्होंने लॉ ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस द एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द डेफिनेट प्रपोर्शन बाय मास। तो यहाँ पे ये जो डेफिनेट प्रपोर्शन बाय मास का जो लॉ था ये जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा दिया गया था। बी जो स्टेटमेंट है ये हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन समटाइम्स कॉल्ड प्राउस्ट्स लॉ, यही इस नाम से भी पूछा जा सकता है। और स्टेट्स दैट सैंपल ऑफ ए कंपाउंड देयर इज ऑलवेज बी सेम प्रपोर्शन ऑफ द एलिमेंट बाय मास। वहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जो एलिमेंट होंगे उनका एक फिक्स प्रपोर्शन होगा उनके मास का। तो इट इज़ फाउंड दैट लॉ इज़ बेसिक फॉर द स्टडी ऑफ स्टेचोकेमिस्ट्री। स्टेचोकेमिस्ट्री के अंदर इसके बारे में बेसिक स्टडी की गई है। आगे देखो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द आइस। आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट हमें पता है कितना होता है, 273.15 केल्विन होता है। ठीक है, केल्विन के अंदर पूछा है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन, टेम्परेचर ऑफ द रिवर्स चेंज फ्रॉम द लिक्विड टू सॉलिड इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट और क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट। फॉर मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस मेल्टिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट आर इक्वल। आइस के लिए अगर हम देखेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है ये इसका मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट होता है। और अगर केल्विन में देखते हैं तो 273, लेकिन एग्जैक्ट अगर हम कैलकुलेशन देखते हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस 273.15 के बराबर होता है। तो एग्जैक्ट ही यहाँ पे हमें करना है टिक। मेल्टिंग पॉइंट इज़ द टेम्परेचर एट विच सॉलिड टर्न्स इनटू लिक्विड। जहाँ पे सॉलिड मेल्ट हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, वहाँ पे वो जो टेम्परेचर होगा उसको उसका मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे। तो ये हमने 10 क्वेश्चन अपने कंप्लीट कर लिए हैं और आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दृष्टि साइंस। तो हम DSSB TGT साइंस की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं और आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। 30 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे इस पेपर के। नेक्स्ट जो है 31 नंबर क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है इसमें? द प्लाज्मा स्टेट ऑफ द मैटर कंसिस्ट ऑफ। मैटर की 4 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। इसके अलावा एक प्लाज्मा स्टेट भी होती है और एक बोज-आइंस्टीन कंडेंसेशन स्टेट भी होती है। तो 5 स्टेट होती हैं टोटल। तो प्लाज्मा स्टेट के बारे में पूछा गया है कि किस टाइप के इसमें मैटर प्रेजेंट होते हैं। तो एक्सट्रीमली एनर्जेटिक एंड एक्साइटेड फॉर्म ऑफ आयनाइज्ड गैसेज, ये चीज़ें इसमें प्रेजेंट होती हैं। प्लाज्मा स्टेट ऑफ द मैटर कंसिस्ट ऑफ द पॉजिटिव गैसेज, आयन एंड इलेक्ट्रॉन। Plasma state does not have a definite shape and the volume. This state is mostly observed in stars. जो stars होते हैं उनकी state जो है plasma state पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज ड्राई आइस बिकॉज। क्यों? क्या इसका करेक्ट रीज़न है ये हमें बताना है। इट इज़ स्टोर्ड अंडर एक्सट्रीम लो प्रेशर टू सॉलिडिफाई इट। और नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो क्या है कि इट गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैसेस स्टेट ऑन डिक्रीजिंग द प्रेशर टू 1 एटमॉस्फेयर विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। हम क्या करते हैं, गैस के ऊपर प्रेशर को लो करते हैं और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर जब हम कर लेते हैं तो वहाँ पे ये डायरेक्ट जो है गैसेस स्टेट से सॉलिड स्टेट में आ जाती है। तो इसके लिए जो सेकंड ऑप्शन है ये करेक्ट होगा। तो इस ओनली 2 स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज ड्राई आइस। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ ए टावर टेम्परेचर एंड देन दैट ऑफ द वाटर आइस विच कुड नॉट लीव एनी रेजिड्यू। इसके अंदर कोई भी रेजिड्यू नहीं बचता है। इट इज़ यूजफुल फॉर प्रिजर्विंग फ्रोजन फूड्स व्हेन मैकेनिकल कूलिंग इज अनअवेलेबल
CO2 turns to dry ice when the temperature drops to -110 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टेम्परेचर की कंडीशन क्या है और प्रेशर की कंडीशन क्या है अगर हमें ड्राई आइस चाहिए तो। इट चेंजेस फ्रॉम सॉलिड ड्राई आइस टू कार्बन डाइऑक्साइड विदाउट चेंजिंग इन लिक्विड फेज, सो इट इज़ कॉल्ड ड्राई आइस। क्योंकि ये लिक्विड स्टेट में नहीं आती तो इसको हम ड्राई आइस बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द कोल हैज़ ए हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। तो यहाँ पे ये जो हैं टाइप दिए गए हैं कोल के, तो इसमें किसकी सबसे हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू होती है। तो एंथ्रासाइड जो कोल है टाइप है, इसकी सबसे हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू होती है। एंथ्रासाइड आल्सो कॉल्ड द हार्ड कोयल एंड हाईली मेटामॉर्फोज्ड फॉर्म ऑफ द कोयल। एंथ्रासाइड जो होता है इसके अंदर 87 से 96% कार्बन होता है। अगर हम बात करें बिट्यूमिन्स की तो 45 से 86 प्रेजेंट, ठीक है, और लिग्नाइट में 25 से 35%। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो है एंथ्रासाइड क्या है, सबसे बेस्ट क्वालिटी का है। यहाँ पे द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड बाई ए यूनिट वेट ऑफ द सब्सटेंस ड्यूरिंग द कंप्लीट कंबशन। अगर हम 1 यूनिट वेट के सब्सटेंस का कंप्लीट कंबशन कर देते हैं तो उससे जो हीट रिलीज होती है वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू हो जाएगी। एंथ्रासाइड कोल इज हैज़ हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एमिटेड व्हेन हाइड्रोजन इज बर्न। अगर हम हाइड्रोजन को जलाते हैं तो कौन सी गैस जो है उसमें से एमिट होती है। तो वाटर वेपर जो है वो इसमें से एमिट होते हैं। यहाँ पे देखो बहुत ही अच्छे से समझा रखा है एक्सप्लेनेशन में। वाटर वेपर इज एमिटेड व्हेन हाइड्रोजन इज बर्न। When hydrogen is burned, it goes through a chemical reaction. In this chemical reaction, hydrogen combine with oxygen to form water, releasing a significant amount of energy. 2H2 plus O2 क्या बन जाएगा, 2H2O plus एनर्जी। तो यहाँ पे एनर्जी क्या होती है, इसमें वाटर वेपर की फॉर्म में रिलीज होती है, ठीक है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। Which of the following have a tendency to maintain their shape when subjected to outside force। अगर कोई आउटसाइडर फोर्स लगता है तो किसके पास जो है उसकी शेप को मेंटेन करने की टेंडेंसी होती है। तो वो सॉलिड के ऊपर होती है कि हम कोई भी फोर्स लगाएं वो सॉलिड फॉर्म में ही रहता है। और लिक्विड और गैसेस क्या कर लेते हैं, अपनी शेप को चेंज कर लेते हैं। दस वी नो दैट सॉलिड इज द स्टेट ऑफ मैटर which has tendency to maintain their shape when subjected to a outside force. Solid may breaks when the force is applied, but changing their shape is difficult and hence they are rigid. The intermolecular forces of attraction between the particle in the solid are strong। क्योंकि उनके पार्टिकल बहुत ही क्लोज होते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं उनके अंदर, इसलिए सॉलिड जो हैं वो उनको क्या बोला जाता है, हार्ड बोला जाता है। और वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की पोस्टुलेट्स नहीं है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल कॉल्ड एटम। ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की स्टेटमेंट है। सेकंड क्या है, एटम ऑफ द गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। तो जो एक ही तरीके के एटम होंगे उनका मास भी सिमिलर होगा, केमिकल प्रॉपर्टी भी सिमिलर होंगे, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। एटम्स कंबाइन इन द रेशियो टू स्मॉल रियल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड। तो ये गलत है। एटम जो है यहाँ पे बताया गया है कि रेशियो ऑफ स्मॉल रियल नंबर टू फॉर्म ए कंपाउंड। तो ये स्टेटमेंट डाल्टन थ्योरी ने नहीं दी थी, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। द रिलेटिव नंबर्स एंड द काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन द गिवन कंपाउंड। तो ये भी ठीक है। तो सी स्टेटमेंट यहाँ पे देख सकते हैं कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की सारी पोस्टुलेट बताई गई हैं। सबसे पहली जो पोस्टुलेट है किसके द्वारा दिया गया था, जॉन डाल्टन के द्वारा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी दी गई थी। और वो कौन थे, इंग्लिश फिजिस्ट थे और केमिस्ट थे, और 1808 में ये थ्योरी उन्होंने दी थी। क्या क्या पोस्टुलेट थी देखो, इट स्टेट दैट ऑल द मैटर्स मेड अप ऑफ द स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल नोन एज एटम्स। नेक्स्ट जो इसकी पोस्टुलेट थी वो ये थी कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर सिमिलर इन शेप मास बट डिफर इन द डिफर ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट। अगर हम अलग अलग एलिमेंट के एटम्स को देखेंगे तो वो एक दूसरे से डिफर करेंगे
और एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, ना तो डिस्ट्रॉय करेंगे ना क्रिएट कर सकेंगे। एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट में कंबाइन विद ईच अदर इन ए फिक्स्ड सिंपल एंड होल नंबर रेशियो। और यही स्टेटमेंट को क्या लिखा गया था, रेशियो ऑफ स्मॉल रियल नंबर्स। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग थी। ये क्या होगा, फिक्स्ड होगा, सिंपल होगा, होल नंबर रेशियो टू फॉर्म टू और मोर कंपाउंड। फोर्थ जो पोस्टुलेट थे वो ये थे कि द पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी रिजल्टिंग from the law of conservation of mass is relative number and the kinds of atom are constant in a given compound। so option correct जो है सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नोन एज कंट्री ऑफ द विंड, कौन सी कंट्री को हम विंड की कंट्री कहते हैं। तो यहाँ पे डेनमार्क जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। ये आपको 9th क्लास की बुक में मिल जाएगा, डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठाई हुई लाइन है। डेनमार्क इज कॉल्ड द कंट्री ऑफ विंड्स। It has highest portion of the wind power in the world. Denmark fulfill 50% of its power requirements from the renewable energy। तो डेनमार्क के अंदर जो विंड की स्पीड है वो कितनी होनी चाहिए, 15 किलोमीटर पर आवर। इसी जो है पेपर का क्वेश्चन पीछे हमने डिस्कस किया था, 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर विंड की स्पीड है तो वहीं पे ही जो है हम जो है विंड एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे डेनमार्क है, यहाँ पे जो विंड है इसको कंट्री ऑफ विंड बोला जाता है और यहाँ पे 50% जो पावर जनरेशन है वो इसी से ही कंप्लीट होता है, विंड एनर्जी से ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द थॉमसन मॉडल ऑफ एटम एन एटम कंसिस्ट ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड इन इट। यहाँ पे ये बताया गया है कि थॉमसन मॉडल के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा था कि एटम क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज स्फीयर होता है और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं उसमें एम्बेडेड होते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर नॉट ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड सो दैट एटम इज होल इज नॉट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो यहाँ पे देखो सेकंड स्टेटमेंट जो है नॉट ऑलवेज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। अगर हम इसमें बात करेंगे तो ओनली वन स्टेटमेंट जो है ये हमारी करेक्ट है, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्योंकि एटम्स के अंदर क्या होते हैं कि जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज उसमें प्रेजेंट होता है और कंप्लीट अगर हम एटम की बात करें तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ऑलवेज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है अगर उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो सी ऑप्शन यहाँ पे क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दी गई है कि थॉमसन जो मॉडल है वो जे थॉमसन के द्वारा दिया गया था 1904 के अंदर, शॉर्टली आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो चुकी थी उसके बाद ये मॉडल दिया गया था। हाउएवर द atomic nucleus had not yet been found at that time. थॉमसन मॉडल इज स्ट्रक्चरली सिमिलर टू द प्लम पुडिंग मॉडल। तो मतलब ये सिमिलर ही था, उसी के सिमिलर, प्लम पुडिंग मॉडल के सिमिलर था। अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल एन एटम कंसिस्ट ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर with electron embedded in it, an atom as a whole is electrically neutral। तो बिकॉज नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज वहाँ पे क्या है, इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, व्हाट इज द एटॉमिक रेडियस ऑफ द हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम की एटॉमिक रेडियस क्या है। तो यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो कितना मतलब क्वेश्चंस को घुमा फिरा के दिया हुआ है। और ये कौन याद करता है, किसी भी एटम की रेडियस को कौन याद करता है। और यहाँ पे देखो पेपर में पूछा हुआ है कि हाइड्रोजन एटम की रेडियस कितनी है, तो ये 37 पिकोमीटर है। आपको याद कर लेनी है कितनी है, 37 पिकोमीटर है। कैसे एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि अगर हमें किसी भी की एटॉमिक रेडियस को निकालना है तो हम क्या करेंगे, दो आइडेंटिकल एटम्स के बीच का, न्यूक्लियाई के बीच का डिस्टेंस निकाल लेंगे और रेडियस क्या हो जाएगी, उस डिस्टेंस का हाफ हो जाएगी। द यूनिट ऑफ एटॉमिक रेडियाई आर इन पिकोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻12। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अगर हम बीच के डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो वो 74 पिकोमीटर के बराबर आता है। और अगर हमें रेडियस निकालनी है तो हम इसका हाफ करते हैं, ये 37 पिकोमीटर हो जाता है। ठीक है, तो ये 37 पिकोमीटर इसके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ स्टेट्स दैट। जो मेंडलीव ने पीरियोडिक लॉ दिए थे उसके अकॉर्डिंग क्या है, तो द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। जो प्रॉपर्टीज़ होंगी किसी भी एलिमेंट की वो क्या होंगी, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, उनके एटॉमिक मास का पीरियोडिक फंक्शन होंगी।
तो क्या एक्सप्लेनेशन है, देखो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ स्टेट्स दैट प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. Mendeleev classified elements according to their atomic mass and arranged these elements in increasing order of their atomic mass. Mendeleev classified the periodic table into horizontal row, उनको पीरियड बोला गया, 7 पीरियड हैं, एंड वर्टिकल को कॉलम बोला गया, और जिनको हम अभी ग्रुप बोलते हैं, और 18 ग्रुप प्रेजेंट हैं. तो मेंडलीव ने उनकी प्रॉपर्टीज़ को एटॉमिक मास के बेसिस के ऊपर उसको अरेंज किया था. सिर्फ यही डिफरेंस है मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल और जो हेनरी मोजले के द्वारा दी गई थी हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसमें उन्होंने एटॉमिक वेट लिया था और मेंडलीव ने एटॉमिक मास लिया था. तो ये हमारे 10 क्वेश्चन आज के कंप्लीट हो गए. वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू वेरी मच. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दृष्टि साइंस. तो आज हम DSSS सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं. 41 क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे. 40 क्वेश्चन हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. तो 41 क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट कंसिस्ट ऑफ ए मिक्सचर ऑफ पोटेशियम क्लोरेट एंड एंटीमनी ट्राइफॉस्फेट बाउंड टुगेदर बाई ग्लू. तो यहाँ पे देखो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, मैचस्टिक हेड. जो मैचस्टिक का हेड होता है उसके अंदर जो केमिकल्स, जिन केमिकल्स से मिलके बने होते हैं, वो एक तरीके से मिक्सचर होता है पोटेशियम क्लोरेट का और एंटीमनी ट्राइसल्फेट का. यहाँ पे देखो एक्सप्लेनेशन में बताया गया कि मैचस्टिक कंटेन ए रिएक्टिव मिक्सचर ऑफ एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एंड पोटेशियम chlorate 45 to 53% held together by glue. Matches contain a strong oxidizing agent in the match head and red phosphorus in striking surface. The match causes small amount of oxidizer and phosphorus to combine to a heat generated by the friction and striking causes them ignite. तो वो उसको जलने में सहायता करती है और मैचस्टिक के हेड पे ये केमिकल लगे होते हैं. क्वेश्चन नंबर 42 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2. तो यहाँ पे आप देख सकते हो बोथ साइड हमें जो हमारे एलिमेंट हैं उनकी नंबर्स को इक्वल करना है. अगर जिस इक्वेशन में नंबर इक्वल हैं वहाँ पे वो इक्वेशन बैलेंस कही जाएगी. तो यहाँ पे इक्वेशन जो फर्स्ट है इसमें बैलेंस है. यहाँ पे देखो 3 आयरन एटम है, इधर भी 3 आयरन एटम है, और 8 हाइड्रोजन है, 8 हाइड्रोजन है, 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है. तो फर्स्ट ऑप्शन जो है ये इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 43, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट विग्रसली विद द वाटर टू प्रोड्यूस स्लैग्ड लाइम. स्लैग्ड लाइम रिलीजिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट. तो यहाँ पे देखो स्लैग्ड लाइम का फॉर्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि CaOH के ट्वाइस होता है. तो इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड की वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं. जब हम कैल्शियम ऑक्साइड की वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें स्लैग्ड लाइम मिलता है. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा. एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हैं लाइम, और इसको लाइम भी बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को. तो लाइम और कैल्शियम ऑक्साइड कंबाइन विद द वाटर टू फॉर्म स्लैग्ड लाइम एंड हेंस substance are combined to form a single substance. Therefore it's a combination reaction. When lime is treated with the water, a lot of energy is evolved, therefore it is an exothermic reaction. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग यूनिवर्सल रूल ऑफ नोमेनक्लेचर. जो यूनिवर्सल रूल है नोमेनक्लेचर का, जो साइंटिफिक नोमेनक्लेचर किए जाते हैं उसके लिए क्या क्या रूल्स हैं और कौन सा इनकरेक्ट है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 1 जो है यही इनकरेक्ट है, क्योंकि इसने लिख रखा है कि फर्स्ट वर्ड जो कि जीनस को डिनोट करता है उसको हम स्मॉल लेटर में लिखते हैं, जबकि जीनस को हम क्या करते हैं लार्ज लेटर में लिखते हैं. और उसके बाद जो सेकेंड एपिथेट जो होता है स्पेसिफिक एपिथेट, उसको हम स्मॉल लेटर से लिखते हैं. जैसे कि हम मैंगो के लिए मैग्नीफेरा इंडिका वर्ड लिखते हैं, तो मैग्नीफेरा का M हम कैपिटल करते हैं और सेकंड वर्ड इंडिका जो है उसका हम I स्मॉल करते हैं. तो ये पहला ही जो है स्टेटमेंट इनकरेक्ट है नोमेनक्लेचर के लिए. नेक्स्ट जो है बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स. तो ये बिल्कुल सही है. और फर्स्ट वर्ड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट जीनस को रिप्रेजेंट करता है. बोथ द वर्ड ऑफ बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन. तो उनको क्या किया जाता है इटैलिक्स में लिखा जाता है और अंडरलाइन भी किया जाता है सेपरेटली उनको लिखने पर. तो यहाँ पे देखो
कि जीनस मैग्नीफेरा जो है एक जीनस को रिप्रेजेंट करता है और इंडिका जो है वो पार्टिकुलर स्पीसीज को डिनोट करता है या फिर स्पेसिफिक एपिथेट को डिनोट करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 इनकरेक्ट था और बाकी सारे ऑप्शन जो थे वो करेक्ट थे। एसिटिक एसिड हैज़ ए मेल्टिंग पॉइंट ऑफ, तो एसिटिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है 290 केल्विन जो होता है वो इसका मेल्टिंग पॉइंट है। अगर हम इसको सेल्सियस में चेंज करेंगे तो 16.5 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एसिटिक एसिड इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट बिलोंग्स टू ए ग्रुप ऑफ एसिड कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड द फॉर्मूला इज CH3COH which is methyl group attached to the carboxyl functional group and the melting point of the acetic acid is 290 Kelvin or 16.5 degree Celsius and hence often freezes during the winter in cold climate। ज़्यादा अगर cold climate है तो वहाँ पे freeze भी हो जाता है। outer solid crust of the earth is known as, तो जो अर्थ की बाहरी क्रस्ट है सॉलिड है उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम लिथोस्फीयर बोलते हैं। लिथोस्फीयर जो है वो सॉलिड आउटर पार्ट है अर्थ का। द लिथोस्फीयर इंक्लूड द ब्राइटल अपर ऑफ द मेंटल एंड द क्रस्ट एंड द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ स्ट्रक्चर। इट इज बाउंडेड बाय द एटमोस्फियर अबो एंड एस्थोनोस्फियर बिलो। इसके नीचे जो होता है वो जिससे कि मेंटल क्रस्ट वगैरह बनते हैं वो उसको बोला गया है एस्थेनोस्फियर और इसके ऊपर जो है एयर है उसको एटमॉस्फेयर बोला गया है। एन एल्कली इज बेस विच इज़, एल्कली एक बेस है विच इज़ सोल्यूबल इन वाटर, वाटर के अंदर सोल्यूबल है। आपको पता है कि बेस क्या होते हैं जो कि जिनको हम वाटर के अंदर डिजोल्व करें तो जो OH नेगेटिव आयंस जो देते हैं उनको हम बेस बोलते हैं। तो एल्कली इज ए बेस विच इज सोल्यूबल इन वाटर, एल्कली हैज़ वाटर सोल्यूबल बेसिस। इन अदर वर्ड बेसिस कैन बी डिजोल्व इन वाटर फर्निश OH नेगेटिव आयंस आर टर्म्ड एज एल्कली, उनको हम एल्कली बोलते हैं। pH की बात करें तो अबव CN pH होता है बेस के लिए। Which of the following produced is available in Hevia brasiliensis, तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि ये जो प्लांट है इससे हमें क्या मिलता है, तो इससे हमें नेचुरल रबर मिलता है और नेचुरल रबर के लिए जो है काफ़ी सारे प्लांट हैं उनको रबर प्लांट बोला जाता है और उनसे हम नेचुरल रबर बनाते हैं। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि हेविया ब्रासिलेंसिस इज़ ए पैरा रबर ट्री और सिरिंगा ट्री, सेरिंग्यूरिया और मोस्टली कॉमन कॉल्ड एज रबर ट्री और रबर प्लांट। तो इसी के ही नाम है, इनको अच्छे से ध्यान रखना है। कोई भी स्पीसीज देके आपसे पूछ सकता है कि इससे हमें कौन सा जो पॉलीमर है वो मिलता है। इट इज़ फ्लोरिंग प्लांट बिलोंगिंग टू द सेप्ट्यू फैमिली और यहाँ पे देखो बताया गया है कि लेटेक्स जो है वो भी कलेक्शन होता है, वो प्राइमरी सोर्स होता है नेचुरल रबर के लिए, ठीक है। और जो नेचुरल रबर ट्री है उसकी कम से कम 7 से और मैक्सिमम 10 ईयर हो जाती हैं उसकी फर्स्ट हार्वेस्टिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल मेटल एक्सेप्ट ब्लैंक आर द सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, तो बाकी सारी सॉलिड हैं लेकिन मर्क्यूरी जो होती है वो एक ऐसी मेटल है जो कि लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पर। ऑलमोस्ट ऑल मेटल आर द सॉलिड एट रूम टेम्परेचर बट मर्क्यूरी इज ओनली मेटल दैट इज फाउंड इन द लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। मर्क्यूरी इज नेचुरली occurring chemical element found in the rock in the earth crust including the deposit of coal and in periodic table it has symbol Hg से इसको डिनोट करते हैं और एटॉमिक नंबर इसका 80 होता है, ठीक है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 50। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट डक्टाइल मेटल, इनमें से कौन सी मेटल जो है वो सबसे ज़्यादा डक्टाइल है, तो गोल्ड जो मेटल है ये सबसे ज़्यादा डक्टाइल है। डक्टिलिटी का मतलब होता है कि वो मेटल जिसको हम एक वायर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो डक्टिलिटी इज प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल टू कन्वर्ट द मेटल इनटू वायर एज वी नो दैट मोस्ट डक्टाइल मेटल नोन एज गोल्ड अंटिल नाउ गोल्ड हैज़ बीन मोस्ट मेलेबल मेटल आल्सो। तो मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी दोनों ही गोल्ड के अंदर ज़्यादा होती हैं और ज्वेलरी बनाने के लिए इसीलिए इस मेटल का यूज किया जाता है। एक तो ये शाइनिंग बहुत ज़्यादा है इसकी और दूसरा इसके अंदर मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी है, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी शेप में आसानी से, तो ये इसके लिए बेनिफिट है। तो ये हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।